प्रणाम, हरिओम, प्रणाम। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए भाई, फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आज के सेशन में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम स्टेट स्टैंड डायग्राम, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। जहाँ से हर बार क्वेश्चन तो आएगा ही हर, ठीक है। प्रणाम प्रणाम रोहित, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। तो जल्दी अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए स्टूडेंट सभी। फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्लास को। जय भीम, जय भीम। चलो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, स्टेट स्टैंड डायग्राम की क्या बताई थी, कुछ अजम्पशन बताए थे, ठीक है। कि स्टेट स्टैंड डायग्राम को हम कौन से मटेरियल पे बनाते हैं बेसिकली, ठीक है, कौन से मटेरियल पे बनाते हैं, और उस मटेरियल का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ कितनी होती है इसकी, 2 इंच बताई थी भाई आपको। उसका डायमीटर कितना बताया था आपको, 0.5 इंच बताया था, ठीक है। सर पीडीएफ भेज दो या बाद में करोगे? अरे बाद में कर दूंगा, ठीक है हरिओम जी, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो सभी देखते हैं यहाँ पे भाई, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। रजत कुमार बोगड़े, सर जी प्रणाम, प्रणाम भाई रजत, प्रणाम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट ना करते, स्टार्ट करते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चलो मैं आपके लिए आज ये स्टेट डायग्राम की क्या लेके आया हूँ, पीडीएफ भी लेके आया हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये डायग्राम है भाई यहाँ पे, ये कौन सा कर्व है सभी को पता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। ठीक है, फॉर माइल्ड स्टील, फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील आपको सभी को पता है, जिसे क्या बोलते हैं, मृदु इस्पात, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मृदु इस्पात। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो माइल्ड स्टील का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो ये जो पहला केस करके अपनी कॉपी में लिख सकते हो भाई सभी। जब माइल्ड स्टील पर कौन सा फोर्स लग रखा हो, यूटीएम में टेंसाइल फोर्स लग रखा हो, ठीक है। क्योंकि आज मैं तुम्हें 2 प्रकार के स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ाऊंगा यहाँ पे, कि जब हम माइल्ड स्टील पे क्या लगाते हैं, टेंशन फोर्स लगाते हैं, तो उसके कारण कैसा बनता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जब हम माइल्ड स्टील पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो उस केस में कैसा बनता है ये वाला जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो पहला केस क्या करके लिखोगे, जब माइल्ड स्टील पर जब माइल्ड स्टील पर टेंसाइल फोर्स लग रखा हो, टेंसाइल फोर्स लग रखा हो, लग रखा हो। जब माइल्ड स्टील पर टेंसाइल फोर्स लग रखा हो, तब उस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है, इस टाइप से। मैंने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या होता है भाई, वाई एक्सिस पे हम किसको शो करते हैं, स्ट्रेस को शो करते हैं, जबकि एक्स एक्सिस पे किसको शो करते हैं, स्ट्रेन को शो करते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेसिकली, स्ट्रेन बोलते हैं। और जो ये स्ट्रेन होती है किस में होती है, परसेंटेज में होते हैं यहाँ पे। वाई एक्सिस पे किसको शो करते हैं हम, स्ट्रेस को यहाँ पे, ठीक है भाई। वाई एक्सिस पे किसको शो करते हैं हम यहाँ पे, स्ट्रेस को शो करते हैं, ठीक है। अब जब हम यूटीएम मशीन में माइल्ड स्टील को रखेंगे, यूटीएम मशीन में माइल्ड स्टील को रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यूटीएम मशीन को क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो ऑपरेट करने के बाद क्या होगा, माइल्ड स्टील पे क्या लगेगा, ऑपरेट करने के बाद क्या करेगा भाई, माइल्ड स्टील पे किस प्रकार का लोड लगेगा। ठीक है, ऑपरेट करने के बाद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑपरेट करने के बाद क्या लगेगा, माइल्ड स्टील पे टेंसाइल फोर्स लगेगा। और वो टेंसाइल फोर्स कैसे लगेगा, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे धीरे इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस का मान बढ़ता रहेगा, उसमें एलोंगेशन होता रहेगा वहां पे, ठीक है। तो एक जैसे यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा, बिल्कुल लीनियरली चलेगा। तो ए पॉइंट तक क्या चलेगा, जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें क्या होता रहेगा, एलोंगेशन होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे उसमें क्या रहता रहेगा, एलोंगेशन होता रहेगा, ठीक है। तो ए पॉइंट तक जो ग्राफ होगा वहां तक क्या चलेगा, लीनियरली चलेगा, ठीक है। तो ए पॉइंट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद में लिख दूंगा यहाँ पे। तो जो ए पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जब जब
ग्राफ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, जब ग्राफ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो इसमें क्या होता है, थोड़ा कर्व वाला पोर्शन आता है, थोड़ा क्या होता है, कर्व वाला पोर्शन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ए पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दिया, बी पॉइंट को क्या बोल देंगे भाई यहाँ पे हम, इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट को क्या बोल देंगे यहाँ पे, इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट को क्या बोल देंगे यहाँ पे, इलास्टिक लिमिट। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है और इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखते रहे यहाँ पे। फिर आगे जाके अगर यहाँ से जाएगा, जो ये सी पॉइंट होता है, इस सी पॉइंट को क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसे, अपर यील्ड पॉइंट। इसे बोलेंगे हम अपर यील्ड पॉइंट बोल देंगे यहाँ से। नेक्स्ट इसे क्या बोल देंगे, अपर यील्ड पॉइंट। फिर थोड़ा कर्व नीचे की ओर आता है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है भाई। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है उसमें डायग्राम में एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसमें लोड का मान तो कांस्टेंट रहता है, लोड का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट लेगा, लेकिन लोड का मान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसमें स्ट्रेन का मान यहाँ से बढ़ के कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। जब किसी बार पर लोड का मान कांस्टेंट होता है, लोड का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लोड का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसमें फिर भी स्ट्रेन का मान लगातार इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तब उस रीजन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्लास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं उसे, उस लिमिट को क्या बोलते हैं यहाँ तक, प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक लिमिट में ध्यान रखना, मटेरियल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता भाई। गुड इवनिंग सर। एंडोरेंस लिमिट भी होती है, हाँ एंडोरेंस लिमिट होती है, बताऊंगा भाई, ठीक है। तो ई पॉइंट तक क्या हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गई। लेकिन देखो जब हमने क्या कहा था कि प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है, प्लास्टिक रेंज में लोड का मान कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेन का मान लगातार बढ़ता रहता है, तब इस रेजिन को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है, मटेरियल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, मटेरियल का जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम रहता है वही लास्ट में लोड लगने के बाद मटेरियल का वॉल्यूम रहता है भाई यहाँ पे, ठीक है। फिर ई पॉइंट से लोड धीरे धीरे बढ़ेगा ऊपर की ओर, कहाँ तक जाएगा, ये एफ पॉइंट तक। तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, देखो भाई स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, मटेरियल मुझे पता है यहाँ तक कांस्टेंट लोड तक कितनी स्ट्रेन आ चुकी थी, इतनी स्ट्रेन आ चुकी थी यहाँ पे, लेकिन अचानक से एकदम फिर लोड बढ़ना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। क्यों हो रहा है, लोड क्यों बढ़ रहा है, ये आगे की ओर क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे लोड, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मटेरियल में जो माइल्ड स्टील की जो रोड थी मेरे पास, माइल्ड स्टील की रोड में जो मटेरियल का क्या हो जाता है, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट हो जाता है। प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो टूटे हुए पार्टिकल की जगह नए पार्टिकल आ जाते हैं, और नए पार्टिकल की जगह क्या आ जाते हैं, टूटे हुए पार्टिकल चले जाते हैं, ठीक है। तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट। तो प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट के कारण क्या होता है, मटेरियल में मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। मतलब टूटे हुए की जगह क्या आ जाते हैं, ओरिजिनल वाले आ जाते हैं, ओरिजिनल की जगह टूटे वाले चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लोड का मान क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तब इस रीजन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्ट्रेन हार्डनिंग। तो एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे, एक पॉइंट ऐसा आता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते समय जब मटेरियल सबसे ज्यादा ही लोड ले लेगा, यहाँ पे जब सबसे ज्यादा ही लोड ले लेगा, ठीक है, जब सबसे ज्यादा ही लोड ले लेगा तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है भाई। तो जब हम मटेरियल की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो उस मटेरियल ने सबसे अधिकतम कितना लोड लिया है, यहाँ पे सबसे अधिकतम कितना लोड लिया है, उस अधिकतम लोड को क्या बोलते हैं वहां पे, अल्टीमेट लोड। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर लोड घटना शुरू होगा, ये लोड घटना शुरू होगा यहाँ से, तो इस पॉइंट पे जाके मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है। तो जी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रेकिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एफ पॉइंट से जी पॉइंट तक का जो रीजन होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं, नेकिंग रीजन। और नेकिंग रीजन में ही मटेरियल का क्या होता है, कप कोन टाइप फेलियर होता है। मैं बताऊंगा आपको कप कोन टाइप फेलियर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो मैंने सारी चीज लिख दी है यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि टी पॉइंट तक यो यहाँ पे जो स्ट्रेन का मान आता है, यहाँ पे लोअर यील्ड पॉइंट तक जो स्ट्रेन का मान आता है बेसिकली कितना होता है, 0.12% होता है। और ये प्लास्टिक लिमिट वाला जो स्ट्रेन का जो यहाँ पे मान होता है, ये बेसिकली कितना होता है, जब हम टेस्ट करते हैं तो उससे पता चलता है बेसिकली कि कितनी आती है। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रेन हार्डनिंग पे यहाँ पे स्ट्रेन का मान कितना होता है, यहाँ से
10% से 20% तक होता है, जबकि फ्रैक्चर पॉइंट पर स्ट्रेन का मान कितना होता है? 25% से 30%। ठीक है भाई, तो क्लियर है यहाँ तक? सभी स्टूडेंट थम्स अप करके बताए 45 डिग्री के एंगल पे हाँ कब कौन टाइप फेलियर होता है टेंशन में। ठीक है बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो भाई, तो ये ग्राफ उतार लो आप यहाँ पे, और ये ग्राफ ध्यान रखना कब है ग्राफ? ये जब माइल्ड स्टील पे कौन सा फोर्स लग रखा है? यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रखा है। ठीक है, जब माइल्ड स्टील पे टेंसाइल फोर्स लगता है तब उस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा मैं पीछे हट रहा हूँ भाई यहाँ से। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट। अब टास्क ये रहता है, देखो यहाँ पे हमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या चीजें निकालनी होती है। जिस मटेरियल का हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उस मटेरियल की हमें कौन कौन सी चीजें निकालनी पड़ती है? उस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ की, वो मटेरियल कितने लोड पर फेल हुआ, यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। दूसरी क्या निकालते हैं? उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो मुझे क्या मिल जाएगी? देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहाँ से मिल जाएगी भाई मुझे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो मिल जाएगी मुझे एफ पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग। इस एफ पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जो यहाँ पे स्ट्रेस होगी उसे क्या बोलेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? एफ यू। लेकिन अब टास्क रहता है, टास्क क्या रहता है यहाँ पे? टास्क ये रहता है कि मुझे यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होती है, और यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए मुझे तो मेरे पास तो दो पॉइंट हो गए, एक तो सी पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया? डी। एक तो अपर यील्ड पॉइंट हो गया, क्या होगा? लोअर यील्ड पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब दिमाग में रहता है कि कौन से पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग हम मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ निकाले भाई। अगर मैं अपर यील्ड पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग यील्ड स्ट्रेंथ निकालूंगा तो जो अपर यील्ड पॉइंट की जो पोजीशन होती है ना, वो सेम मटेरियल के लिए और सेम लोड के लिए और सेम टेस्ट के लिए सेम नहीं रहती, वो अलग अलग रहती चेंज होती रहती है। जबकि जबकि लोअर यील्ड पॉइंट की जो पोजीशन होती है ना, सेम लोड पर सेम मटेरियल के लिए और सेम टेस्टिंग के दौरान क्या रहती है? फिक्स रहती है। इसलिए हम किसी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए कौन से पॉइंट की सहायता लेते हैं भाई? लोअर यील्ड पॉइंट की सहायता लेते हैं। यहाँ पे किसकी सहायता लेते हैं? लोअर यील्ड पॉइंट की सहायता लेते हैं यहाँ पे। गेमिंग वर्ड पूछ रहे सर इसमें एक्चुअल या इंजीनियरिंग कंसीडर करेंगे? देखो भाई, अभी तो मैं आपको ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे ये वाला जो कर्व है कौन सा? ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोला बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताने लगा तो ट्रू में क्या होता था? ट्रू स्ट्रेस क्या होती थी? लोड अपॉन डिफॉर्मेशन के बाद वाला एरिया। और डिफॉर्मेशन के बाद वाला एरिया क्या होता? कम होता है। जबकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या होता था? एक्चुअल एरिया होता था, और एक्चुअल एरिया तो डिफॉर्मेशन के बाद वाले एरिया से क्या होता था? ज्यादा होता था। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है? तुमने अपनी बुक में देखा होगा, बुक में क्या देखा होगा? यहाँ से भाई एक कर्व यहाँ से क्या करता है? ऊपर की ओर क्या करता है? इस टाइप से चला जाता है ऊपर की ओर, इस टाइप से ये वाला जो कर्व चला जाता है। तो जो कर्व, जो ये डॉटेड वाला जो कर्व होता है, ये डॉटेड वाला जो कर्व होता है, ये डॉटेड वाला जो कर्व होता है, ये डॉटेड वाला कर्व किसको शो करता है? ये करता है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को शो करता है। ठीक है, ट्रू स्ट्रेन स्ट्रेन को कर्व को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, क्यों क्यों बताया ये ऊपर? क्योंकि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है कि ट्रू स्ट्रेस आती है, और ट्रू स्ट्रेस क्या होती है? लोड अपॉन डिफॉर्मेशन के बाद वाला एरिया। तो नीचे का एरिया कम हो गया तो पूरी स्ट्रेस का मान क्या होता है? बढ़ जाता है वहां पे। ठीक है, इसलिए कर्व क्या होता है? ऊपर की ओर चला जाता है। समझ गए भाई? क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट के? ठीक है, चलो अब मैं इसके बारे में जो थ्योरी होती है थ्योरी वो लिखवा देता हूँ, नोट पॉइंट्स वगैरह जो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगर मैं, मेरी बात सुनो भाई, अभी तो मैंने आपको किसके केस में बताया? माइल्ड स्टील के केस में बताया। ठीक है, सोम कौन सा सिग्निफिकेंट है? ठीक है, अरे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है भाई मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के आधार पर ही हम किसी भी मटेरियल की क्या निकालते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं, बेसिकली अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो, ये तो मैंने किसके केस में बता दिया? जब माइल्ड स्टील पे टेंशन फोर्स लग रखा है। ठीक है, जब माइल्ड स्टील पे टेंशन फोर्स लग रखा है। लेकिन अगर मुझे बताना हो कि अगर माइल्ड स्टील पर क्या लग रखा हो? कंप्रेसिव फोर्स लग रखा हो, तब उस केस में कैसे निकाल लेंगे यहाँ पे? तो वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे दूसरा केस करके लिखो। दूसरा केस, जब माइल्ड स्टील पर जब माइल्ड स्टील पर जब माइल्ड स्टील पर कंप्रेसिव फोर्स लगा हो, जब माइल्ड स्टील पर कंप्रेसिव फोर्स लगाओ, जब माइल्ड स्टील पर कंप्रेसिव फोर्स लगा हो। ठीक है भाई, अगर मैं इस केस में यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करने लगा, ठीक है, चलो ये हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गई,
ये एक्स एक्सिस पे क्या शो करते थे हम यहाँ पे स्ट्रेन शो करते थे, वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं हम यहाँ पे स्ट्रेस को शो कर रहे हैं, किसको शो कर रहे हैं, स्ट्रेस को। ठीक है, अगर मैं माइल्ड स्टील के केस में, टेंशन के केस में, ठीक है, तो कंप्रे देखो टेंशन के केस में कैसा स्ट्रेस स्टेन करवाता है, ये आपको अभी बताया मैंने, स्टेप से जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, ये कौन सा रीजन होता था आपको पता है। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं किसके केस में, अगर मैं किसके केस में बनाने लगूँ कंप्रेसिव लोड, ऊपर से कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो कंप्रेसिव लोड के केस में कैसे स्ट्रेस स्ट्रेन करवाता है यहाँ पे वो बताना है मुझे। तो आता तो सेम है, इनिशियल जो पोर्शन होता है वो तो सेम रहता है यहाँ पे, वो तो सेम रहता है इस टाइप से। लेकिन लेकिन देखो मेरी बात सुनो अब यहाँ पे जो टेंशन के केस में जो इनिशियल पोर्शन था और कंप्रेशन के केस में जो इनिशियल पोर्शन होता है, इन दोनों का जो स्लोप होता है, ये जो वाला थीटा होता है, ये क्या होता है, दोनों का क्या होता है यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, ये वाला थीटा लेंगे, ये वाला थीटा लेंगे भाई, कौन सा लेंगे यहाँ पे, ये वाला थीटा, कौन सा थीटा लेंगे, ये वाला। ठीक है, ठीक है, देखो ये किसका केस हो गया यहाँ पे, टेंशन वाला केस हो गया, किसका केस हो गया, टेंशन का। ये किसका केस हो गया यहाँ पे, कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन के केस में क्या होता है, कंप्रेशन के केस में जब हम माइल्ड स्टील पर क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं माइल्ड स्टील का, कौन से केस में, कंप्रेसिव के केस में। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जैसे हमें टेंशन के केस में नेकिंग रेजिन क्या मिलता था, बढ़िया तरीके से मिलता था। कौन सा रेजिन होता है भाई, नेकिंग रेजिन। कौन सा रेजिन होता है ये, नेकिंग रेजिन। कौन सा होता है ये, नेकिंग रेजिन। अगर हम इसी माइल्ड स्टील रोड पर कंप्रेसिव टेस्ट, कंप्रेसिव के दौरान कंप्रेसिव लोड लगाकर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ग्रो करेंगे, तो यहाँ पे जो नेकिंग रेजिन था ना, ये नेकिंग रेजिन सही से नहीं मिल पाता। तो यही डिफरेंस होता है बस इसमें। ठीक है, लेकिन लेकिन जो कर्व का जो इनिशियल पोर्शन होता है, कर्व का जो इनिशियल पोर्शन होता है, चाहे वो कंप्रेसिव लोड लगा के बना रहे हैं, चाहे हम टेंशन लोड लगा के बना रहे हैं, तो इनिशियल पोर्शन का जो स्लोप होता है ना, दोनों केस में क्या रहता है, सेम रहता है। और हमें पता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप होता है वो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को शो करता है। ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ हाँ भाई, बोसिंजर इफेक्ट, हाँ हाँ बहुत बढ़िया गेमिंग वर्ड। ठीक है, तो जो कर्व का जो इनिशियल पोर्शन का जो स्लोप होता है ना, चाहे कोई सा भी लोड लग रखा, कंप्रेसिव लोड लग रखा हो या टेंसाइल लोड लग रखा हो, दोनों केस में क्या रहता है, थीटा का मान क्या रहता है, सेम होता है। और इस थीटा को तो मैं क्या बोलता हूँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी बताऊंगा आपको, हुक का नियम पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट भाई क्लियर रहना है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान कंप्रेशन और टेंशन में क्या रहता है भाई, सेम लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान कंप्रेशन और टेंशन में क्या लेते हैं हम यहाँ पे, सेम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि गेमिंग वर्ड ने बताया यहाँ पे कि टेंशन के केस में नेकिंग रेजिन सही मिल रहा है, जबकि कंप्रेशन रेजिन में नेकिंग रेजिन सही से नहीं मिल पाता। ठीक है, इस रीजन की स्टडी किसने की थी, बोसिंजर ने की थी। ठीक है, तो इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, बाउसिंजर इफेक्ट बोला जाता है। कौन सा इफेक्ट बोला जाता है स्टूडेंट, इसे बाउसिंजर इफेक्ट बोला जाता है। और ये आपके जेई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आईईएस के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करना लगूँ, तो यहाँ पे अगर नोट नोट पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहे भाई, हम यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखना चाहे तो नोट पॉइंट में लिख सकते हो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में। अभी वैसे तो स्टेट सिस्टम डायग्राम की मैं सारी कंडीशंस बताऊंगा यहाँ पे आपको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नोट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन कंप्रेशन के केस में, कंप्रेशन के केस में नेकिंग रेजिन, नेकिंग रेजिन, नेकिंग रेजिन सही से फॉर्म नहीं हो पाता, फॉर्म नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। और रीजन की स्टडी, और इस रीजन की स्टडी बाउसिंजर की थी।
इस इफेक्ट को बाउसिंजर इफेक्ट कहते हैं। ये इस इफेक्ट को हाँ भाई हाँ, इसमें गेन बराबर लॉस होता है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इसलिए इस इफेक्ट को इसलिए इस इफेक्ट को बाउसिंजर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बाउसिंजर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब मैं कुछ जो मैंने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया भाई, स्टेट स्टैंड डायग्राम पढ़ाया, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, प्रपोर्शनल लिमिट जैसे पहले क्या थी वहाँ पे, प्रपोर्शनल लिमिट मैंने आपको बता दिया था सारी चीजें क्या क्या होती है वहाँ पे। प्रपोर्शनल लिमिट, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे प्रपोर्शनल लिमिट। तो प्रपोर्शनल लिमिट क्या होती है, प्रपोर्शनल लिमिट में क्या होता है कि जैसे हम किसी मटेरियल पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो इस लिमिट में क्या होता है कि स्ट्रेस का जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे मटेरियल में स्ट्रेन का मान भी लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि वो रेजिन जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, लीनियरली रहता है। ठीक है, तब उस रेजिन को या उस लिमिट को क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनल लिमिट बोलते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे, अगर यहाँ पे हम लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट, इस लिमिट में स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेन का मान भी स्ट्रेस का मान भी स्ट्रेस का मान भी लीनियरली इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो इस रेजिन में क्या होता है कि तो जो हुक का जो नियम होता है, हुक का नियम भी इसी लिमिट के लिए क्या रहता है, वैलिड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं, हुक्स का नियम भी हुक का नियम भी इसी लिमिट के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, अब हुक का नियम क्या कहता है, हुक का नियम ये बोलता है कि किसी मटेरियल पर जनरेट होने वाली जो स्ट्रेस होती है, किसी मटेरियल में जनरेट होने वाली जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई, स्ट्रेन के। ठीक है, अगर स्ट्रेस की बात करना चाहूँ तो स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्ट्रेन के। यहाँ पे समझ गए यहाँ तक। ठीक है, बाउसिंजर इफेक्ट क्या होता है सर, प्लीज रिपीट। अच्छा, बाउसिंजर इफेक्ट देखो क्या होता है भाई अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंप्रेशन और टेंशन के लिए बनाएंगे तो टेंशन के केस में क्या होता है, टेंशन में क्या होता है कि जो नेकिंग रेजिन होता है ना, नेकिंग रेजिन बढ़िया फॉर्म हो जाता है, लेकिन कंप्रेशन के केस में नेकिंग रेजिन सही से नहीं फॉर्म हो पाता। ठीक है, तब ये क्यूरी फॉर्म हो रहा है कंप्रेशन के केस में भी। तब इस इफेक्ट की स्टडी किसने की थी, बाउसिंजर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने की थी। इसलिए इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, बाउसिंजर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है भाई नेक्स्ट, तो हमें पता है सिग्मा, सिग्मा बराबर इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे क्या बोलते हैं, ई। इस ई को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट ही बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एप्सिलॉन का मान जू का तू ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ई की बात करना चाहूँ, इसकी बात करना चाहूँ इस ई की, तो इस ई को क्या बोलते हैं, यहाँ पर दो नाम होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट, और प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मुझे पता है, देखो भाई हमें पता है जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। जबकि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, कितना कितना मटेरियल के लेंथ में चेंज हुआ बटे ओरिजिनल लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, एल। इन वैल्यू को पुट कर दो उसमें, उठा गए यहाँ पे, तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पी अपॉन ए बराबर ई गुणा डेल्टा एल बटे एल। तो डेल्टा एल बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, पी एल अपॉन ए ई। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे इसे आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी मटेरियल पे क्या लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं या कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं,
तो उस टेंशन फोर्स के कारण उस मटेरियल की लेंथ में कितना परिवर्तन आया है, तब उस परिवर्तन को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा एल बराबर पी एल अपॉन ए ई, ठीक है भाई। क्या लिख रहे हैं सर? WSM में प्रोपोर्शनल पॉइंट तक ही कंसीडर करते हैं ना? हाँ भाई, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही कंसीडर करते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही कंसीडर किया जाता है बेसिकली। लेकिन हम मानते हैं कि जो WSM क्या होता है, इलास्टिक मेथड होता है, ठीक है। WSM मेथड कौन सा होता है? इलास्टिक मेथड लेना चाहिए था, लेकिन हमें इलास्टिक लिमिट तक, लेकिन हम उसमें कहाँ तक कंसीडर करते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट तक कंसीडर करते हैं, ठीक है। RCC में WSM में प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही कंसीडर करते हैं ना, RCC में नहीं बोल सकते भाई, ठीक है। RCC में नहीं बोल सकते, वर्ड WSM में बोल सकते हैं, केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि RCC में क्या होता है ना, RCC में हम लिमिट स्टेट मेथड का यूज करते हैं, तो लिमिट स्टेट मेथड में क्या करते हैं, लोड को थोड़ा और बढ़ा के लेते हैं वहां पे, ठीक है, जिसमें हम सभी लोड्स के इफेक्ट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। वो आपको पता है WSM कौन से कंसेप्ट पे बेस होता है? स्ट्रेस कंसेप्ट पे बेस होता है, जबकि लिमिट स्टेट मेथड कौन से कंसेप्ट पे बेस होता है? वो होता है वहां पे हमारा स्ट्रेन कंसेप्ट, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट का? तो ध्यान रखना है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है कि वो लिमिट जिसमें स्ट्रेस के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेन भी लगातार लीनियरली क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। और जो हुक का जो नियम होता है ना, वो भी इसी लिमिट तक क्या रहता है, वैलिड रहता है। इसलिए हमें पता है हुक के नियम के अनुसार स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो ई बराबर ये, इस ई को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट बोलते हैं भाई इसे, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ सिग्मा और एप्सिलॉन की वैल्यू रखी यहाँ पे, एक फॉर्मूला निकाला, जिस फॉर्मूले का यूज हम कहाँ करेंगे? मटेरियल पे जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तब उसके कारण उस मटेरियल की लेंथ में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, जब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट 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 अगर हम बात करने चाहे नेक्स्ट पॉइंट करके, जो ई होता है, ये भी पेपर में कई बार आ रखा है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट होता है, किस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है यहाँ पे? तो हमें पता है ई का मान मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ई का मान मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। कभी वहां निशान लगा के आ जाओ कि स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछने लगे ई का मान मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, तो तुम क्या बताओगे? ई का मान डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, कि मटेरियल कौन सा है मेरे पास। स्टील के लिए क्योंकि ई का मान अलग होता है भाई, ठीक है। लकड़ी के लिए ई का मान अलग होता है, कास्ट आयरन के लिए ई का मान अलग होता है, कंक्रीट के लिए ई का मान क्या होता है? अलग होता है। जबकि और अदर मटेरियल के लिए भी ई का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। स्टूडेंट यार लाइक भी करते चलिए सेशन को, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे ई का मान कितना कितना होता है। अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करना चाहूँ तो माइल्ड स्टील के केस में ई का जो मान होता है वो बेसिकली कितना होता है? 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, ठीक है भाई। इसे मेगा पास्कल भी यूनिट लिख सकते हैं, इसे न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली ई का मान लिखा जाता है 200 गीगा पास्कल। कितना जाता है लिखा हुआ? 200 गीगा पास्कल। तो चलो ये यूनिट भी बता देता हूँ आपको। हमें पता है कि 1 मेगा बराबर क्या होता है? 10⁶, ठीक है। 1 गीगा बराबर क्या होता है? 10⁹, ठीक है। जबकि पास्कल, 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपस में यूनिट इंटरचेंज करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ई का मान डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सर क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है? तुम बताओ भाई, सोच के दिमाग से अपने, ठीक है। बताओ यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तुम क्या सोचते हो गेमिंग वर्ड? फिर मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे भाई, तो ई का जो मान होता है बेसिकली, ई का जो मान होता है, क्योंकि अभी मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसमें यूनिट कन्वर्जन भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन में कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। चलो मैं 200 गीगा पास्कल की बात करना चाह रहा हूँ माइल्ड स्टील, तो 200 तो जूगा तू, गुणा गीगा को क्या लिख सकते हैं? 10⁹ पास्कल आ रहा है, पास्कल को क्या लिख देंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो ये बात क्लियर है। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 mm। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 200 × 10⁹ न्यूटन बटे 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000।
ठीक है, 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर हो रहा है, तो क्या कर देंगे इसका 1000 का होल स्क्वायर कर देंगे, और मीटर की जगह क्या आ जाएगा? का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 हो जाएगी। 10 की घात 6 से 6 घात यहाँ कट जाए, कितनी बच गया? 3 बच गया। तो देखो ई माइल्ड स्टील का मान डायरेक्टली कितना आ गया यहाँ पे? वही आ रहा है, 2 जीरो है 3 जीरो है, तो 2 गुना 10 की घात क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। भाई देखो यूनिट अलग अलग दे दी, लेकिन वैल्यू फिर भी क्या है? सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना माइल्ड स्टील के केस में ई का मान कितना होता है? 2 गुना 10 की घात कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करना चाहूँ, किसकी बात करना चाहूँ? एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के केस में ई का मान कितना होता है? 1/2 से 1/3। किसका? ई माइल्ड स्टील का। किसका? माइल्ड स्टील का। लेकिन अगर मैं ई का मान कास्ट आयरन के लिए देखना चाहूँ, किसके लिए? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए ई का मान कितना होता है? 1/3 गुना ई माइल्ड स्टील होता है भाई। अगर मैं ई का मान कॉन्क्रीट के लिए देखना चाहूँ, किसके लिए देखना चाहूँ? कॉन्क्रीट के लिए, तो कॉन्क्रीट के लिए ई का मान कितना होता है? 1/10 से 1/20 गुना ई माइल्ड स्टील होता है। ठीक है भाई, तो इसे उतार सकते हो आप सभी यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है अच्छा, नो आइडिया। देखो भाई, टेम्परेचर का अभी मैं लिखवाऊंगा थ्योरी की फॉर्म में भाई, गेमिंग और थोड़ा आगे आगे मत बढ़ो तुम अभी। ठीक है, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा भाई। ठीक है, टेम्परेचर का तो इफेक्ट पड़ता है भाई, सभी चीज पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे मटेरियल की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो मान होता है वो क्या होता है? घटता है वहाँ पे। ठीक है, भाई यहाँ तक बात क्लियर है भाई? सभी स्टूडेंट थम्स अप करके बताइए। सर एल्यूमिनियम के लिए 1/3 गुणा ओ पी स्टील होता है। हाँ, 1/2 से 1/3 गुणा ई माइल्ड स्टील होता है भाई। ठीक है, रेंज में लिख दो। ठीक है, रेंज में आएगा तो वो कर देंगे। अगर रेंज में नहीं क्वेश्चन आया तो जो आपने टाइप कर रखा है वही होगा। 1/3 ऑफ द ई माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, चलो सभी स्टूडेंट भाई आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। सभी अपने नोट्स में लिख लेना इन्हें सभी को चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। चलो जैसे बात छेड़ ही दी, जैसे इन्होंने गेमिंग गेमिंग वर्ड ने यहाँ पे, तो ये पॉइंट भी करके लिख सकते हो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अच्छा, ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट। चलो ये जब बात छेड़ ही दी हमने यहाँ पे, तो देखते हैं, चलो इसका भी आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर घटता है। घटता है। क्यों घट रहा है भाई ये? अगर कोई तुमसे पूछने लगे क्यों घट रहा है, क्योंकि जब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या होगा? उसमें उसके जो मोलिक्यूल्स है ना, मोलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या पड़ जाएगा? लूज पड़ जाएगा। मोलिक्यूल्स के बीच में जो लोड है ना वो क्या पड़ जाएगा? लूज पड़ जाएगा। लूज पड़ने के कारण क्या होगा? वो मटेरियल क्या करेगा? वो मटेरियल क्या करेगा? कम लोड लेगा। उसमें कम लोड पर ज्यादा स्ट्रेन जनरेट हो जाएगी। जब कम लोड पर ज्यादा स्ट्रेन जनरेट हो जाएगी तो इसका मतलब उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब उस कंडीशन में ई का मान अपने आप खुद घट ही नहीं जाएगा भाई। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप होता है वो किसको शो करता है? वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही तो शो करता है भाई। वो किसको शो करता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को शो करता है। चलो नहीं यकीन आता, चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो भाई, नहीं यकीन आ रहा तो देखो तुम्हें, लो यहाँ पे देख लो।
चलो इसकी बात भी करते हैं भाई, जैसे आपने पूछा है यहाँ पे जैसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे पता है ये क्या हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ये क्या हो गया, स्ट्रेन हो गई। ये क्या हो गई, यहाँ पे स्ट्रेस हो गई। ठीक है, चलो जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे स्ट्रेन का मान लगातार जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन का मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, माना इसका कुछ स्लोप होगा, यहाँ पे ये होगा लो स्लोप। माना इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग, इस पॉइंट के जो क्रॉसपोंडिंग, इस पॉइंट के जो क्रॉसपोंडिंग जो स्ट्रेन का मान है वो कितना, एप्सिलॉन। इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो स्ट्रेस का मान कितना है, यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लूँ यहाँ पे, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है यहाँ पे, सिग्मा। आधार का मान कितना है यहाँ पे, एप्सिलॉन। चलो ये हो गया यहाँ पे। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन हो गया यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अभी मैंने हुक का नियम पढ़ाया था तुम्हें। हुक का नियम क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्ट्रेन के। ठीक है, तो स्ट्रेस बराबर, फिर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा और गुणा एप्सिलॉन। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, एक ये समीकरण ले लो, ये समीकरण ले लो यहाँ पे। तो दोनों केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा एप्सिलॉन है तो दोनों समीकरण को बराबर रख दो यहाँ पे। तो ई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा। ई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा, जिसका मान किसके बराबर होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे, यहाँ से पता चला कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ना, जो प्रत्यास्था जो गुणांक होता है, वो तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप होता है भाई। चलो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, 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 अगर मैंने अगर मैंने किसी अगर मैंने अगर मैंने यहाँ पे मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। लो अब मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर का मान क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लो भाई टेम्परेचर का मान मैंने क्या कर दिया, इस बार बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर का मान बढ़ाने के कारण क्या होगा, जो मटेरियल के बीच में जो बॉन्ड था वो लूज हो जाएगा। जब मटेरियल के बीच में क्या हो जाएगा, हाँ भाई पीडीएफ भी मिलेगी भाई, फनी जोक। ठीक है, पीडीएफ भी मिलेगी, टेंशन मत लो। ठीक है, बने रहो बस हमारे साथ। ठीक है, जब मैंने टेम्परेचर का मान बढ़ा दूंगा तो टेम्परेचर का मान बढ़ाने के कारण, टेम्परेचर के मान को बढ़ाने के कारण क्या होगा, मटेरियल के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। जब मटेरियल के बीच में क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो लूज होने के कारण क्या होगा, उसमें कम लोड पर ज्यादा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो देखो लोड का मान तो इतना है लेकिन एक्सपेंशन बेचारे में इतना हो गया। बताओ लो, देखो लो कम लोड पर क्या हो गया यहाँ पे, देखो लोड स्ट्रेस जो भी यहाँ पे होगी, मुझे तो पता नहीं कितनी स्ट्रेस होगी, और लेकिन स्ट्रेन का मान कितना है, इतना। तो इसका स्लोप बताओ घटा या बढ़ा, यहाँ पे स्लोप घट गया। देखो पहले की कंपेयर में जब स्लोप घट गया तो इसका मतलब तो मैं अभी क्या बताया था आपको कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो स्लोप होता है वही तो ई को शो करता है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, घटती है यहाँ पे। ठीक है, गेमिंग वर्ड क्लियर है अब तो, यहाँ तक आई थिंक क्लियर ही हो गया होगा यार अब तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत टाइम लग गया इसमें इस क्वेश्चन में। चलो ये हो चुका है हमारे यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट, 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 प्रोपोर्शनल लिमिट कवर हो चुकी है भाई हमारी। नेक्स्ट कौन सी लिमिट थी हमारी, अब इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कहां तक थी, चलो मैं दिखा देता हूं एक बार। इलास्टिक लिमिट वाला कौन सा पॉइंट था भाई, ये बी पॉइंट। ठीक है, अगर मैं किसी मटेरियल पे लोड का मान बढ़ाऊंगा कहां तक, बी पॉइंट तक, तो मटेरियल की क्या हो जाएगी। बट सर एक डाउट और है, रुको अभी बताऊंगा। ठीक है, बता देना भाई, टाइप कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने किसी मटेरियल पे लोड का मान बी पॉइंट तक बढ़ाया, और बी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। बी पॉइंट तक लोड का जो मान होता है उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट बोलते हैं। अगर मैंने बी पॉइंट तक लोड का मान बढ़ा दिया तो मटेरियल की क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है। मटेरियल की क्या हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन लोड को हटाने के बाद, मटेरियल क्या आ जाता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, तो मटेरियल अपनी क्या आ जाता है, ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। तो जब हमने मटेरियल पर लोड कहां तक लगाया, बी पॉइंट तक लगाया, और मटेरियल की शेप चेंज हो गई, लेकिन लोड हटाने के कारण हमने क्या किया, मटेरियल क्या आ गया, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया। ठीक है, तो जितनी लिमिट तक मटेरियल पे लोड लगा था उस लिमिट को ही क्या कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक लिख देता हूँ मैं आगे इसका बारे में सब कुछ यहाँ पे। तो इलास्टिक लिमिट वाला कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई हम, यहाँ पे जब मटेरियल पर
जब मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाया जाता है, जब मटेरियल पर इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाया जाता है, लोड लगाया जाता है, लोड लगाया जाता है, तब मटेरियल अपनी शेप चेंज कर देता है, अपनी शेप चेंज कर देता है, अपनी शेप चेंज कर देता है, शेप चेंज कर देता है। लेकिन लोड हटने पर वह मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, वह मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। तब उस लिमिट को ही तब उस लिमिट को ही इलास्टिक लिमिट कहते हैं, तब उस लिमिट को ही इलास्टिक लिमिट कहते हैं, तब उस लिमिट को ही क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, चलो काट लिया होगा आई थिंक ये सभी ने। तब उस लिमिट को ही क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपर यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा था भाई, अपर यील्ड पॉइंट। अब अपर यील्ड पॉइंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट कौन सा था, सी पॉइंट। चलो मैं इसे ऐसे बता देता हूँ भाई, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते समय क्या होता है, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सेम मटेरियल पर सेम लोड के लिए और सेम मशीन में, ठीक है, मटेरियल भी सेम है, लोड का मान भी सेम है, और मशीन भी सेम है और मेथड भी सेम है, ठीक है, लेकिन उस सेम मटेरियल से मैंने 2 या 3 क्या ले लिए, वहां पे सैंपल बना लिए अपने अलग अलग, वो तीनों सैंपल को अलग अलग टेस्ट कर रहा हूँ, तो तीनों सैंपल में अपर यील्ड पॉइंट का मान क्या आता है, अलग अलग आता है। ठीक है, तो अपर यील्ड पॉइंट आपको पता चल गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, डी। इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं अपर यील्ड पॉइंट फिक्स नहीं रहता है, यह सेम मटेरियल के लिए, यह सेम मटेरियल तथा सेम लोड के लिए, सेम लोड के लिए फिक्स नहीं रहता है, फिक्स नहीं। अगर मैं लोअर यील्ड पॉइंट की बात करना चाहूँ, लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है भाई, यह सेम मटेरियल और सेम, सर इतने शिद्दत से पढ़ाएंगे तो क्या ही आ जाएगा जी तो चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या है, सेम मटेरियल, यह सेम मटेरियल तथा सेम लोड के लिए, तथा सेम लोड के लिए फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। पहला पॉइंट तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, फेल होने वाली जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, किसी मटेरियल ने फेल होने से पहले जितना मैक्सिमम लोड लिया, उस मैक्सिमम लोड को ही क्या कहा जाता है, उस मैक्सिमम लोड को क्या कहा जाता है, यील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है उस मटेरियल की। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यील्ड, यील्ड स्ट्रेंथ भी, यील्ड स्ट्रेंथ भी किसी मटेरियल की, किसी मटेरियल की, किसी मटेरियल की इसी पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग, इसी पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग बताई जाती है। यील्ड स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करते हैं भाई, यील्ड स्ट्रेंथ को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अगर कोई तुमसे पूछने लगे यील्ड स्ट्रेंथ को, यील्ड स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करते हैं एफ वाई के द्वारा, किसके द्वारा, एफ वाई के द्वारा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक यहाँ पे सभी का। ठीक है भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो मैं आपको थोड़ा आगे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ना, जैसे अभी मैंने आपको एक कर्व बताया था, ये कर्व बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पे इस कर्व में ही कुछ बताना चाहता हूँ भाई मैं आपको। तो लोअर यील्ड पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट इसमें? लोअर यील्ड पॉइंट कौन सा है? डी। लोअर यील्ड पॉइंट क्या आंसर है? डी। इस डी से एक लाइन लेकर जाएंगे हॉरिजॉन्टल। ये लाइन इस वर्टिकल लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ निकलेगी, उस स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ, एफ वाई। तो ये बताना चाह रहा था देखो भाई मैं इस कर्व में तुम्हें, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, या इस स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे? यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होते हैं? किसी मटेरियल ने फेल होने से पहले जितना मैक्सिमम लोड लिया, ठीक है, उस लोड को ही क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं उस मटेरियल की, ठीक है। होनेस्ट सर एसएससी जी 2023 कब आएगा? अच्छा कब आएगा? जनवरी में शायद फॉर्म खुलेंगे भाई उसके दोबारा से, ठीक है। पढ़ते रहिए, बस अपनी स्टडी को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। ये नहीं है कि भाई मैं सर एक डाउट, हाँ पूछो भाई, गेमिंग वर्ड डाउट, डाउट पूछो तुम अपने। तो क्लियर है भाई, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ कौन सी होती है? इस एफ पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ मिलती थी उस स्ट्रेंथ को क्या बोलते थे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, एफ यू बोलते थे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलो वो तो बता दूं तुम्हें यार यहाँ से थोड़ा। नेक्स्ट वाला जो रेजिन होगा, कौन सा रेजिन होगा? वो प्लास्टिक रेजिन। नेक्स्ट डी और ई वाला जो रेजिन होगा कौन सा होगा? प्लास्टिक रेजिन। तो प्लास्टिक रेजिन बता देता हूँ आपको। प्लास्टिक रेजिन, प्लास्टिक लिमिट बोल दो या रेजिन बोल दो, डी और ई। प्लास्टिक रेजिन में क्या होता है? देखो इस रेजिन में क्या होता है भाई? प्लास्टिक रेजिन में मटेरियल पर हम लोड का मान लगातार बढ़ते रहते हैं, ठीक है। मटेरियल पर हम लोड का मान क्या रहता है? वहां पे कांस्टेंट रहता है। लेकिन लेकिन इस रेजिन में क्या होता है? मटेरियल पर लोड का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उस मटेरियल में स्ट्रेन का मान लगातार क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा, ठीक है। तब उस रेजिन को ही क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्लास्टिक रेजिन बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इस रेजिन में, इस रेजिन में मटेरियल पर, इस रेजिन में मटेरियल पर, इस रेजिन में मटेरियल पर लोड का मान कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्ट्रेन का मान, लेकिन स्ट्रेन का मान इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तब इस रेजिन को ही, तब इस रेजिन को ही प्लास्टिक लिमिट कहते हैं, प्लास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें, इसमें मटेरियल का वॉल्यूम, इसमें मटेरियल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसमें मटेरियल का वॉल्यूम क्या रहता है भाई? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें मटेरियल का वॉल्यूम क्या रहता है भाई? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग रेजिन। नेक्स्ट रेजिन कौन सा था? स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है भाई? चलो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है? यहाँ पे हमें पता है स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है कि मटेरियल जैसे हमने कांस्टेंट लोड बना के रखा था, और फिर भी कांस्टेंट लोड बनाए रखा था, और फिर भी स्ट्रेन का मान क्या होता? लगातार बढ़ रहा था, ठीक है। चलो ये बात हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा? लोड का मान एकदम से अचानक से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है वो एकदम से अचानक से? वो इसलिए बढ़ रहा है प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट के कारण। प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट क्या होता है भाई? सभी को पता है। प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सभी को पता है। बट प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस मटेरियल पर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिस मटेरियल पर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस मटेरियल में कुछ पार्टिकल, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? जू के तू ओरिजिनल स्टेट में रहते हैं।
तो ब्रेक की जगह ओरिजिनल वाले जाते हैं और ओरिजिनल की जगह ब्रेक वाले चले जाते हैं, ठीक है। तब इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट। तो अब लोड ब्रेक वाले लेंगे या ओरिजिनल वाले लेंगे, ओरिजिनल वाले मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो इसलिए वहां पे लोड का मान एकदम क्या होता है, बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस रेजिन में, इस रेजिन में लोड का मान, लोड का मान अल्टीमेट पॉइंट तक, अल्टीमेट पॉइंट तक इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। इसके कारण ड्यू टू द, ड्यू टू द प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द पार्टिकल, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द पार्टिकल। प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई, ब्रेक वाले की जगह सही वाले आ जाते हैं और सही वाले की जगह ब्रेक वाले चले जाते हैं, ठीक है। सर अभी आपने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, बट सर थर्मल स्ट्रेस में टेम्परेचर चेंज करने पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कोई प्रभाव क्यों नहीं कंसीडर करते। अच्छा, आगे न्यूमेरिकल वे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कल कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा। अच्छा, न्यूमेरिकल में भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जो ये इफेक्ट होता है ना भाई, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है ना, ज्यादा क्या होता है, ये ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम मानते हैं कि नगण्य मान के चलते हैं उसे, कितने क्या मान के चलते हैं, नगण्य, ठीक है, नेगलेक्ट कर देते हैं उसके इफेक्ट को वहाँ पे। ये तो तुमने जब जब पूछ ही रहे थे कि क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जैसे हम जैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड के टेम्परेचर में मॉलिक्यूल दूर दूर जल्दी जाते हैं, जबकि अगर हम मटेरियल के केस की बात करें, कौन से मटेरियल की बात करें, सॉलिड मटेरियल की बात करें यहाँ पे, तो उस केस में मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन होता है वो कम होता है टेम्परेचर के कारण, ठीक है। इसलिए उसके इफेक्ट को हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ठीक है गेमिंग वर्ड, चलो आगे बढ़ते भाई यहाँ से। तो इसे उतार सकते हो, जो ये रेजिन था कौन सा था, डी ई, ई एफ वाला रेजिन हो जाएगा, कौन सा रेजिन हो जाएगा, ये ई एफ वाला रेजिन, ठीक है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट कौन सा होता है भाई, एफ पॉइंट, कौन सा होता है, एफ पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट का मतलब क्या आता है, हाँ हाँ भाई हाँ हाँ। तो देखो यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट में क्या होगा, अल्टीमेट पॉइंट में क्या होगा कि किसी मटेरियल ने अधिकतम कितना लोड ले लिया, ठीक है, किसी मटेरियल ने मैक्सिमम कितना लोड लिया भाई, मुझे नहीं पता, ठीक है, किसी मटेरियल ने मैक्सिमम कितना लोड लिया ड्यूरिंग टेस्टिंग, ठीक है, तब उस मैक्सिमम लोड को ही क्या कहा जाता है, अल्टीमेट लोड कहा जाता है, ठीक है। उस, अगर आ गया तो पार्टी दोगे ना। अबे यार, चलो यहाँ पे। अरे भाई गेमिंग वर्ल्ड पार्टी तुमसे अच्छी है क्या यार, ठीक है। आप आओ कभी रुड़की में वो करो, यहाँ पे विजिट करो, ठीक है, तो आपकी पार्टी होगी, ठीक है। आप आओ कभी यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है कि किसी मटेरियल ने, किसी मटेरियल ने, किसी मटेरियल ने मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना लोड लिया, कितना लोड लिया फ्रैक्चर होने से पहले, फ्रैक्चर से पहले, से ही, से ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहा जाता है, से ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहा जाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं भाई एफ यू के द्वारा, ठीक है। और उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, अल्टीमेट पॉइंट कहा जाता है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, अल्टीमेट पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा रेजिन था भाई हमारा, नेक्स्ट नेकिंग रेजिन, नेकिंग रेजिन। नेकिंग रेजिन में क्या होता है देखो, नेकिंग रेजिन में क्या होता है, जब हम मटेरियल क्या करते हैं, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि वो डायरेक्टली वो टूटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अबे यार,
तुम्हें कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है ये? हैदराबादी बिरयानी में सर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो नेकिंग रेजिन में क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या इनिशियल में मटेरियल ऐसा था, ये इनिशियल में मटेरियल कैसा था, ऐसा था। लेकिन जब नेकिंग रेजिन में आ जाएगा तो नेकिंग रेजिन में क्या हो जाएगा, टूटने की कगार पे हो जाएगा। बिल्कुल देखो इस टाइप से टूटने की कगार, मतलब टूटने वाला है बस एकदम से ये। ठीक है, तब तब टूटने की कगार पे है बिल्कुल ये। ठीक है, तो जहां पर मटेरियल की ऐसी शेप बन जाती है तब उस प्रकार के रेजिन को ही क्या कहा जाता है, नेकिंग रेजिन कहा जाता है। ठीक है, और नेकिंग रेजिन में मटेरियल का कौन सा फेलियर होता है, कप कोन टाइप फेलियर होता है। कौन सा फेलियर होता है भाई, कप कोन टाइप फेलियर होता है। ठीक है, चलो मैं उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, देखते हैं यहाँ पे कप कोन टाइप फेलियर कैसा होता है। तो इस टाइप का क्या होता है, कुछ फेलियर टाइप का हो जाता है वहां पे, कप कोन टाइप। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या बनना है, यहाँ पे कौन शेप बन गई इसकी, क्या बन गई इसकी कौन शेप, और ये क्या बना है यहाँ पे कप। ठीक है, तो जब किसी मटेरियल पर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो टेस्टिंग के दौरान क्या होता है, मटेरियल फेल होने की तगार पे हो जाता है, बिल्कुल फेल होने ही वाला होता है। तो वहां पे मटेरियल की कैसी शेप बन जाती है, ऐसी शेप बन जाती है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में मटेरियल की जब ऐसी शेप बनती है तो ऐसे रेजिन को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे नेकिंग रेजिन कहा जाता है। ठीक है, और नेकिंग रेजिन में मटेरियल में कौन सा फेलियर होता है, कप कोन टाइप फेलियर होता है। कौन सा फेलियर होता है भाई, कप कोन टाइप फेलियर होता है। और जो ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है वाली लाइन, इसके इसके अलोंग क्या है, मटेरियल का फेलियर हुआ है। इसके अलोंग क्या हुआ है, मटेरियल का फेलियर। तो इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, फेलियर लाइन या फेलियर प्लेन। क्या बोलते हैं इसे, फेलियर प्लेन। और ये फेलियर प्लेन, और ये फेलियर प्लेन, ये फेलियर प्लेन इसकी सेंट्रल एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये वाला फेलियर प्लेन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अभी वो फेलियर तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो ये आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखना चाह रहे हो कुछ, अगर लिखना चाह रहे हो आप कुछ यहाँ पे, चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो। इस रेजिन में, इस रेजिन में मटेरियल में कप कोन टाइप, कप कोन टाइप फेलियर जनरेट होता है। ठीक है भाई, उतार लो इसे भी यहाँ से। अब बड़ा कर देता हूँ, चलो इसे हल्का सा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी स्टूडेंट। गेमिंग वर्ड, एक बात बताओ आप, ये आपको यहाँ की जो इंफॉर्मेशन है कौन लीक कर रहा है आपको वहां पे, कब कौन शेयर की वजह से होता है, फेल होता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और मटेरियल कौन सा है और लोड कौन सा लग रहा है उस पर। ठीक है, नमस्ते। अरे बुद्धा जी, आप तो बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आज। जी के दर्शन भी दुर्लभ हो गए थे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कुछ डिफरेंट, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में लिख लो भाई यहाँ पे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। की रबर के लिए कैसा होता है, कोर्क के लिए कैसा होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और डिफरेंट डिफरेंट शेप की जो मटेरियल होते हैं उनके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की जो शेप होती है कैसी कैसी होती है, एक्सेप्ट माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील नहीं कंसीडर कर रहे अभी। ठीक है, अभी माइल्ड स्टील के लिए तो मैं आपको पढ़ा चुका। अब अगर कोई डिफरेंट मटेरियल बोल रहा है, रबर के लिए पूछ लिया, बताओ कौन सा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम।
तो कैसे बताएंगे? तब उसके लिए मैंने एक डायग्राम ले रखा है, तो मैं वहां पे आने की कोशिश करूंगा। देखो लो, ये वाला डायग्राम। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होती है? स्ट्रेस सिग्मा। एक्स एक्सिस पे क्या होती है भाई? स्ट्रेन एप्सिलॉन। किस में होती है? परसेंटेज में। किस में होती है ये? परसेंटेज में। तो अगर कोई आपसे पूछने लगे कि सर वहाँ सर आईआईटी वाले के लिए 20% होता है इसलिए, ठीक है ठीक है सर, जिस टाइम बहुत अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, बस देखते रहो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर किसी ने बोल दिया कि भाई बताओ डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल होते हैं रबर के लिए, ये क्या हो गया? रबर के लिए, कंक्रीट के लिए, कोर्क के लिए, लकड़ी के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए, एल्यूमिनियम और हाई कार्बन स्टील के लिए वो बनाओ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की, आप देख सकते हो यहाँ पे, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो भाई। यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये जो रबर होती है, रबर की जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? सबसे ही क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे रबर की जो इलास्टिसिटी क्या होती है? सबसे ही कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप होता है यहाँ पे सबसे ही क्या हो रहा है? यहाँ पे कम है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही कंक्रीट की उससे ज्यादा, फिर ऐसे कोर की उससे ज्यादा, वुड की उससे ज्यादा, माइल्ड स्टील की उससे ज्यादा, कास्ट आयरन की उससे ज्यादा। कास्ट आयरन में लेकिन अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो माइल्ड स्टील से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? ज्यादा होती है, जबकि माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? कम होती है। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ाऊंगा, इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन मटेरियल, ठीक है। मटेरियल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ठीक है। रबर इज ए परफेक्टली ब्रिटल मटेरियल। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? कास्ट आयरन से क्या होती है? ज्यादा होती है। ऐसे ही हाई कार्बन स्टील की बात करें, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसलिए हाई कार्बन स्टील में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है ना, क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है हाई कार्बन स्टील की। ऐसे ही अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी देखने लगे हम यहाँ पे, एल्यूमिनियम की, उसकी ये होती है। कॉन्क्रीट की कौन सी होती है? ये होती है यहाँ पे। माइल्ड स्टील की कौन सी होती है? ये यहाँ से निकल जाएगा। वुड की यहाँ से निकल जाएगी। कोर की यहाँ से। कोर को क्या बोलते हैं भाई? छाल। क्या बोलते हैं? कोर को छाल, ठीक है। कोर के लिए जो पॉइजन रेशियो का मान कितना आता है? बेसिकली कितना लेते हैं वहां पे? 0। ये कॉन्क्रीट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? रबर हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। सर क्लास का टाइम क्या है? भाई क्लास का टाइम डेली 7:30 बजे होती है शाम के टाइम, ठीक है। जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज स्टार्ट की है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इससे स्टार्ट किया है क्योंकि जो हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, कंक्रीट हो गया, बीएमसी हो गया, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मुझे नहीं पता, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो आप, तो उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट किसके होते हैं? सोम के होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले यूट्यूब पे फ्री क्लास पढ़ा रहा हूँ किसकी? सोम की, ठीक है। सर आज थर्ड क्लास? हाँ भाई थर्ड क्लास है, ठीक है। हमने हमारे जीनियस एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमने अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो जाके, ठीक है। 2 वीडियो वहाँ पे पढ़िए, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाने का क्या मेन मोटिव है? जिससे कि आपको सारी चीज़ें बेसिक से पता चल जाए। वैसे बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ क्या करते हैं कि सीटी से स्टार्ट कर देते हैं, और सीटी में फिर वहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर वहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है, तो वो रटनी पड़ती है वहाँ पे क्या होता है उसका मतलब, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए क्या क्या होती है, ठीक है भाई। चलो ये उतार लो सभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नेक्स्ट 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 स्टडी अपनी कॉपी में लिख लो भाई, इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट अपनी कॉपी में लिख लो यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ कार्बन। इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन मटेरियल। कार्बन के कारण मटेरियल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है भाई। सबसे पहले जब हम किसी मटेरियल में कार्बन की परसेंटेज बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम किसी मटेरियल पर, ठीक है भाई, किसी कार्बन की परसेंटेज बढ़ाएंगे तो उसके कारण क्या होगा? उसकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और मटेरियल की क्या हो जाएगी? ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी?
ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, भंगुरता गुण बढ़ जाएगा, और क्या बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी यहाँ पे। लेकिन क्या क्या चीजें टेंसाइल स्ट्रेंथ ही बोल सकते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्या बोल सकते हैं भाई, जब हम टेंशन के दौरान स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ भाई, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है, विद एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है, विद एमसीक्यूज। तो डक्टिलिटी को क्या बोल सकते हैं, देखो भाई यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्या बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ही बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं टेंशन फोर्स के केस में, तो जो मैक्सिमम लोड होता है उसे क्या बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे यहाँ पे लिख सकते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, डक्टिलिटी घट जाती है, लेकिन डक्टिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चों का डाउट होता है, कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर और किसमें, पूछ लेता है कि भाई प्रेशर और उसमें क्या अंतर होता है, किसमें, स्ट्रेस में, हाँ, प्रेशर और स्ट्रेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी कॉपी में लिख लो भाई करके यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस में क्या अंतर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक साइड में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रेस लिख लेंगे, दूसरी साइड में क्या लिख लेंगे यहाँ पे, प्रेशर। हमें पता है पहला पॉइंट, स्ट्रेस किसके कारण जनरेट होती है भाई, इंटरनल फोर्स के कारण। स्ट्रेस किसके कारण जनरेट होती है, इंटरनल फोर्स के कारण। हाँ, हार्डनेस भी इंक्रीज होती है भाई, हार्डनेस भी लिख लेना भाई सभी वहां पे। एक पॉइंट छूट गया शायद, वो तुमने याद दिला दिया भाई गेमिंग वर्ड। यहाँ पे एक और चीज इंक्रीज होती है, कौन सी, हार्डनेस। हार्डनेस भी क्या होती है इसकी, इंक्रीज होती है, ठीक है। हार्डनेस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसे भी लिख लो भाई अपने को। तो अगर मैं यहाँ पर आपको अगर स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर बताऊं, तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, इंटरनल फोर्स के कारण जनरेट होती है। किसके कारण जनरेट होती है, इंटरनल फोर्स के कारण, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी होती है भाई, गेमिंग वर्ड तुम बताओ यहाँ पे, स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, कोई सी भी नहीं होती, बताओ। स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, या कोई सी भी नहीं होती। रजिस्टिंग फोर्स, प्रेशर इज परपेंडिकुलर है, स्ट्रेस एनी डायरेक्शन, हाँ बहुत बढ़िया बुद्धा, बहुत बढ़िया। बताओ गेमिंग वर्ड, स्ट्रेस कौन सी क्वांटिटी होती है। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। जब कोई नहीं होगी तो कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, क्या नाम देंगे इसे, बताओ गेमिंग वर्ड, क्या नाम देंगे फिर इसे, कोई नहीं सर, हाँ कोई नहीं, तो फिर इसे क्या नाम देंगे यहाँ पे, रोहित कुमार, टेंसर क्वांटिटी, बहुत बढ़िया दीपा, बहुत बढ़िया, ठीक है। जब कोई नहीं होगी, ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, तो क्या नाम देंगे फिर इसे, इसे क्या नाम देंगे भाई हम यहाँ पे फिर, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो यहाँ पे। नेक्स्ट, क्या है, टेंसर क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, वो क्वांटिटी जो ना तो स्केलर होती और ना ही क्या होती, वेक्टर होती, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भाई, टेंसर क्वांटिटी का मतलब देखो ये होता है कि जब किसी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डायरेक्शन में,
ठीक है। जब किसी मटेरियल की या जब किसी मटेरियल का मैग्नीट्यूड जब किसी मटेरियल का मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एट अ सिंगल पॉइंट, तब उस मटेरियल की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? वो क्वांटिटी जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और एक और क्वांटिटी वेक्टर, वो क्वांटिटी जिसको प्रदर्शित करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये टेंसर क्वांटिटी होती है। जबकि जबकि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी होती है भाई? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। हमें पता है प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन कहाँ लगाते हैं? उस पर कहीं भी नहीं लगाते। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे फोर्स दे दिया भाई 20 न्यूटन का, कितना दे दिया? 20 न्यूटन का, तो जो संख्या दे दी इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नीट्यूड। अगर इसके ऊपर बार का निशान लगा दे तो समझ लो क्या हो गया? टेंसर। सर जरा टेंसर को फोर ऑर्डर को एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा करूँगा भाई, अभी रुक जाओ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, स्ट्रेस जैसे कि बुद्धा जी ने बताया, स्ट्रेस कोई सी मटेरियल में कोई सी भी डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। स्ट्रेस किसी भी मटेरियल में कोई सी भी डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। टेंजेंशियली भी होगी, 90 डिग्री के एंगल पे, किसी एंगल पे होगी, हर एक डायरेक्शन में जनरेट हो जाती है। जबकि प्रेशर प्रेशर कब जनरेट होगा? प्रेशर तब जनरेट होगा जब किसी मटेरियल पर लोड क्या लगेगा? नॉर्मली लगेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है भाई इसका। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? क्या है? क्या है? कोई से भी फोर्स के कारण जनरेट हो जाती है, चाहे टेंजेंशियल हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन यह तब जनरेट होता है, लेकिन यह तब जनरेट होता है जब मटेरियल पर फोर्स परपेंडिकुलर लगे। ठीक है भाई, चलो हाँ भाई हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो टेंसर क्वांटिटी क्या होती है ये। इस टेंसर क्वांटिटी का मतलब भी चलो आपको मैं बता देता हूँ। टेंसर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? जब किसी मटेरियल पर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होता है डिफरेंट डिफरेंट हो। कौन सी डायरेक्शन में? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है कि मटेरियल पर जो स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में अलग होती है, जितनी भी डायरेक्शन होती है सब में क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम इस केस में इन सभी स्ट्रेसेस को डिफाइन करने के लिए या शो करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? फिर मैट्रिक्स फॉर्म की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं यहाँ पे? मैट्रिक्स की हेल्प लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी को प्रदर्शित करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? बेसिकली किसकी हेल्प ली जाती है भाई? सभी को पता है किसकी हेल्प ली जाती है? मैट्रिक्स फॉर्म की हेल्प ली जाती है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे इसे अरेंज, चलो देख लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखता हूँ मैं, एक डायग्राम बनाना है मुझे बढ़िया सा करके। चलो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लिया भाई मैंने यहाँ से। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले दिया। माना ये वो जो डायरेक्शन है क्या ले ली मैंने? एक्स डायरेक्शन। ये वाली जो डायरेक्शन ले ली कौन सी ले ली भाई? वाई डायरेक्शन। ये वाली जो डायरेक्शन ले ली कौन सी ले ली मैंने? जेड डायरेक्शन। समझ गए यहाँ तक? चलो ये तो पता चल गया होगा वैसे आपको। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो
ये वाला जो फेस होगा, जो ये वाला फेस कौन सा होगा यहाँ पे मटेरियल का? ये वाला जो पूरा फेस है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से, ये वाला फेस कौन सा होगा? इसे क्या बोलेंगे? एक्स फेस। कौन सा फेस बोल देंगे इसे? एक्स फेस। अगर इस फेस की बात करना चाहो, ये फेस कौन सा हो जाएगा? वाई फेस। कौन सा फेस हो जाएगा? ये वाई फेस। अगर इस वाले फेस की बात करना चाहो तो ये वाला फेस कौन सा है यहाँ पे? जेड फेस। कौन सा फेस है? जेड फेस। ठीक है, ये एक्स फेस हो गया, डायरेक्शन कौन सी? एक्स। ये वाई फेस हो गया, डायरेक्शन कौन सी है? वाई। ये कौन सा फेस हो गया? ये हो गया जेड फेस, और डायरेक्शन कौन सी है? जेड। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो दीपा ने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं मुझे क्या करना है। देखो मुझे यहाँ पे स्ट्रेस को प्रदर्शित करने के लिए दो टर्म डिफाइन करने होते हैं। जैसे सिग्मा, अभी मैं एक्स डायरेक्शन में लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे सिग्मा का मान लगा दिया, मैंने नॉर्मल स्ट्रेस का मान लगा दिया, यहाँ पे सिग्मा का मान लगा दिया, तो तुमसे पूछेगा सिग्मा का मान एक्चुअल से बताओ, इसकी एक्चुअल फॉर्म बताओ, सिग्मा की कैसी है एक्चुअल फॉर्म? एक्चुअल फॉर्म मतलब एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, कौन से फेस पे लग रहा है? ये एक्स फेस पर। तो इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे हम यहाँ पे सिग्मा को? तो बताने का मैं तरीका बता रहा हूँ भाई आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आई लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? जे लिख दिया। ठीक है, जो दूसरी जो क्वांटिटी होती है, दूसरी क्वांटिटी किसको शो करती है? डायरेक्शन को। दूसरी क्वांटिटी किसको शो करती है भाई? डायरेक्शन को। और जो ये पहली जो क्वांटिटी होती है, ये पहली क्वांटिटी किसको शो करती है? फेस को। किसको शो करती है? फेस को। ये भी आपके जेईई के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे ही दे देंगे बना के। तो ये पूछ लेंगे जो पहली जो क्वांटिटी होती है किसको शो करती है? फेस को, जबकि दूसरी क्वांटिटी किसको शो करती है? ये डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, हाँ भाई मोहर सर्कल का यूज होगा इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आगे देखो, अभी आगे तो देखो ये कौन सा फेस है? एक्स फेस। नॉर्मली लग रहा है, क्या लग रहा है? नॉर्मली फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मली फोर्स को तो हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर फोर्स टेंजेंशियली लगता तो उसे क्या बोलते थे? स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस बोलते थे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बात, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स फेस और डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। चलो बात क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ तक? चलो क्लियर हो गई। अगर मैं देखो टेंजेंशियली एक फोर्स ऊपर की ओर लगाया, कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन, लेकिन फेस कौन सा है? एक्स। तो इसे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? इसे क्या लिख दूंगा यहाँ पे? टाउ। क्योंकि शियर स्ट्रेस तो जनरेट होगी, क्योंकि फेस के क्या है? ये टेंजेंशियली लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस शो करेंगे ना इसे। तो टाउ टाउ कौन सी? फेस पे लग रहा है, एक्स फेस पे, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? वाई। चलो ठीक है, अब जेड डायरेक्शन की ओर देखो, जेड डायरेक्शन की ओर ये भी कहाँ लग रहा है? फेस टाउ लेंगे से भी, क्योंकि टेंजेंशियली लग रहा है ये भी, लेकिन फेस कौन सा? एक्स। डायरेक्शन कौन सी है? ये जेड। तो क्लियर हो गया। चलो यहाँ तक बात क्लियर है भाई सभी के? चलो आ गया। अरे भाई गेमिंग वर्ड सब कुछ सिखाया जाएगा, आप टेंशन ना लो किसी भी चीज की। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस को शो करना चाहूँ तो कौन सा फेस है भाई? ये फेस कौन सा है? वाई फेस। और डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। चलो ये ले लिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस को शो करना चाहूँ, फेस कौन सा है? वाई फेस है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी एक स्ट्रेस को शो करना चाहूँ तो फेस कौन सा है? ये वाई। डायरेक्शन कौन सी है? जेड। चलो ये भी क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी के? ठीक है, अगर मैं ये कौन सा फेस है? जेड फेस पे नॉर्मली फोर्स लगा, तो लो नॉर्मली फोर्स ही लगा दिया यहाँ पे। चलो ऐसे नहीं दिखाते भाई यहाँ पे, रुको एक मिनट, हो गया चलो क्लियर। तो इस डायरेक्शन में लेना है ना मुझे, तो लो, हाँ, तो कौन सा फेस है? जेड फेस। डायरेक्शन कौन सी है? जेड। चलो ठीक है, अगर मैं देखो फेस कौन सा है? ये जेड फेस है, लेकिन डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में दिखाना है, तो टेंजेंशियली फोर्स लगेगा, तो ये लग गया। लो इसे क्या दिखाएंगे यहाँ पे? टाउ जेड फेस, डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। अगर मैं इस डायरेक्शन में दिखाना चाहूँ ये, तो फेस कौन सा है? जेड। डायरेक्शन कौन सी है? वाई। तो ये बना दिया लो इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा वाई वाई, हाँ, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा वाई वाई होगा, क्योंकि वाई फेस पे लग रहा है ना, ये वाई फेस पे लग रहा है और वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसे क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, तो यहाँ से आप इसे उतार सकते हो भाई। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स फॉर्म की बात करूंगा ना, वो आपके मोहर सर्कल में भी डायरेक्टली यूज होगा। ठीक है, श्री ओम कश्यप जी नमस्ते, सर जी नमस्ते, भाई नमस्ते। ठीक है, तो जो ये कंसेप्ट है ना, ये आपका कहाँ पे लगेगा? मोर सर्कल में भी लगेगा। अगर आपने यहीं पे कंसेप्ट सीख लिया तो मोर सर्कल के जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो वो फिर आपके सामने कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़े थोड़ा। चलो मैं इसे छोटा कर देता हूँ, छोटा नहीं करता यार फिर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तो आगे ही बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस की बात करना चाहूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रेस होती है कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। क्या क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी। तो सिग्मा आई जे, हमें पता है टेंसर क्वांटिटी को किसकी फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है? मैट्रिक्स फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। और मैट्रिक्स के जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, मैट्रिक्स के जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं भाई? वो डायगोनल एलिमेंट्स में कौन सी चीज होती है वहां पे? उसमें होती है केवल हम नॉर्मल स्ट्रेस को शो करते हैं, ठीक है। तो लो, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा फेस है? एक्स फेस डायरेक्शन वाई। कौन सा फेस है? एक्स, डायरेक्शन कौन सी है? जेड। ऐसे ही कौन सा फेस है यहाँ पे? वाई, डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। ऐसे ही कौन सा फेस है? वाई, डायरेक्शन कौन सी है? जेड। कौन सा फेस है? जेड, डायरेक्शन एक्स। कौन सा फेस है? जेड, डायरेक्शन कौन सी? वाई। तो ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। 3 गुणा 3 की क्या हो गई? मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे 3 ही कॉलम है और 3 ही रो है, तो क्या हो गया? 3 गुणा 3 की क्या हो गई? मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देख के बताओ, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है? जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है भाई? यहाँ पे 3। नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है? 3। और शियर स्ट्रेस कितनी है यहाँ पे? शियर स्ट्रेस कितनी है यहाँ पे? 6। शियर स्ट्रेस कितनी है यहाँ पे? 6। लेकिन अगर मैं 2D कंसेप्ट की बात करूँ, किसकी बात करूँ? 2D कंसेप्ट की। 2D कंसेप्ट में क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। तो क्या हो जाएगी? 2 गुणा 2 की क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे। तो तुम्हारे मोर सर्कल वाले चैप्टर में बस ये तुम्हें दे देगा उठा के, तो यहाँ पे तुम्हें कंपेयर करनी पड़ेगी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का मान निकालना पड़ेगा, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स का मान निकालना पड़ेगा। फिर वहां पूछ लेगा बताओ मोर सर्कल की रेडियस बताओ क्या होती है, तो फॉर्मूले वैल्यू रखनी पड़ेगी बस उठा के, और कुछ भी नहीं करना भाई तुम्हें, ठीक है। चलो क्लियर है भाई? यहाँ तक सभी स्टूडेंट का थम्स अप करके बताइए। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप जल्दी से जल्दी भाई अभी, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट विकास। चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं भाई सेशन को आज, ठीक है। कल मैं आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, स्ट्रेन एनर्जी बताऊंगा क्या होती है, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस क्या होता है, ठीक है। सारी चीज बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहिए भाई, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए इस चैनल को, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का या इन लेक्चर्स का क्या होता है उठा सके, बेनिफिट ले सके यहाँ पे, ठीक है। तो कोई डाउट्स वगैरह है तो भाई पूछ सकते हो आप। सर जी ग्रुप, एक ग्रुप का लिंक, चलो आज मैं अभी अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा ना, ठीक है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा भाई वहाँ पे, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सर जी टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए। हाँ ठीक है भाई, मैं आज ना टेलीग्राम मतलब लिंक डाल दूंगा आज, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कोई डाउट्स वगैरह है तो भाई पूछ सकते हो आप अभी, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेशन को ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू भाई, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को। और सर आप डेली कहते हैं, अरे नहीं आज 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 पक्का डालूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो यार, ठीक है। पीडीएफ, पीडीएफ नहीं मिलती, पीडीएफ भी भाई ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा, जो मैं डेली पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसकी सारी जो पीडीएफ है मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है, बिल्कुल भी। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, गुड नाइट। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव जुड़ने के लिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो देना भूल ही गया भाई मैं आपको, अगर आप, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट ट्यूसडे से, जैसे एक तो कल ट्यूसडे हो जाएगा, फिर उसके बाद एक और ट्यूसडे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड पे, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं हम, अपना सिविल इंजीनियरिंग का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। जिस किसी भी बंदे को या तुम्हारे दोस्त में से किसी को भी अगर हमारा ऑनलाइन सिलेबस लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए जो ऑफर है बहुत ही ज़्यादा वो कर रखा है हमने, ठीक है। अच्छा, तो उसमें बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
3 टीचर है हमारे, 3 फैकल्टी है सिविल इंजीनियरिंग की। एक तो मैं ही हो गया, मुझे तो आप जानते ही होंगे, ठीक है भाई। और एक दूसरे सर है सुमित सर, ठीक है वो आपको पढ़ाएंगे। और एक सर है शुभम सर भी है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ाएंगे। डाइवर्सिटी है मतलब, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है बेसिकली, तो आप कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। फ्री में मिलेगा क्या सर, बहुत गरीब आदमी है। हाँ हाँ भाई, फ्री में हो जाएगा, ठीक है। बस आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। फीस कितनी है भाई? फीस सबसे कम फीस है, ठीक है, 5,000 रुपये पूरे सिलेबस की फीस होगी, ठीक है, ऑनलाइन की। हाँ हाँ, ऑनलाइन की 5,000 रुपये फीस है। और अपने दोस्तों भी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा पूरा एसएससी जेई से से लेकर एई जेई और गेट के एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। ओके, कल मिलते हैं। और मैं अभी अभी जस्ट एकदम से ही अभी मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो ये आज मैंने पढ़ाया है इसकी जो पीडीएफ है मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई फ्री में ही है, तुम टेंशन मत लो, तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी क्लास यहाँ पे चल रही है सोम की, अभी सोहेल भी कंप्लीट कराऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। जो सोहेल के आधे लेक्चर मतलब छूट रखे हैं तो वो भी कवर कराऊंगा मैं यहीं पे सोहेल की, ठीक है। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, ओके बाय, थैंक यू।